नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में मोदी सरकार के फैसलों और कामों के खिलाफ विपक्ष ने एक बार फिर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आधी रात के तख्ता पलट जैसे आरोपों से लेकर संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी जैसे नारे बीजेपी के खिलाफ लग रहे हैं और इन सब के बीच मोदी सरकार को एक बड़ी परीक्षा से भी गुजरना है। दरअसल कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन के लिए बनी हुई समिति की संरचना और प्रक्रिया पर एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर फैसला सुना सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन की समिति से सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री रखने का कानून जो सरकार ने 2023 में बनाया था वो सही है या गलत है, क्योंकि विपक्ष ने शुरू से इस कानून का विरोध किया कि इस समिति से सीजेआई को नहीं हटाया जाना चाहिए था। अगर सरकार की तरफ से 2 लोग और केवल एक व्यक्ति विपक्ष से रहेगा तो फिर ईमानदारी से चुनाव कैसे हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार ने इस विरोध को दरकिनार करते हुए एक बार फिर अपनी मर्जी चलाई और कल आधी रात को ज्ञानेश कुमार को नया सीईसी यानी नया मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह बनाने का आदेश आ गया। और अब राहुल गांधी ने इस पर अपनी आपत्ति का पत्र है उसको सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं आ जाता तब तक इस प्रक्रिया को स्थगित करना चाहिए था। राहुल गांधी ने अपने असहमति नोट की प्रति को साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि अगले चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति की बैठक के दौरान को एक असहमति पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे बुनियादी पहलू चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटाकर मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। ये बात कही है राहुल गांधी ने। और वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को आधी रात का तख्ता पलट बताते हुए एक बड़ा सा ट्वीट किया है। जरा उस ट्वीट को आपके सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस का ट्वीट। कांग्रेस इस ट्वीट में लिख रही है कि आधी रात का तख्ता पलट, कैसे मोदी और शाह ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी की नियुक्ति पर कब्जा किया। उसमें पहला पॉइंट, कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यह अनिवार्य किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। दूसरा इसमें पॉइंट है कि सरकार की सत्ता हथियाने की कोशिश सरकार ने की है आधी रात को और उसमें मोदी सरकार ने एक नया कानून पारित करके सीजेआई को हटा दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री के चुने हुए एक मंत्री को शामिल किया जिससे न्यायिक निगरानी कमजोर हो गई। तीसरा है इसमें कि कानूनी चुनौती। इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठ गया। चौथा पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तय। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की तारीख 19 फरवरी तय की जो नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती थी। इसके आगे भी है। कांग्रेस ने 5 से लेकर 9 तक देखिए सरकार की पूर्व धारणात्मक कार्रवाई जिसमें खतरे को भांपते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले ही सीईसी चयन समिति की बैठक जल्दबाजी में बुला ली। छठा इसमें है कि विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी का विरोध। विपक्ष के नेता ने स्थगन की मांग की और समिति से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया। इसके बाद 7वां पॉइंट है कि मोदी शाह का अधिक्रमण। ये जो राहुल गांधी के विरोध को मोदी और शाह ने खारिज कर दिया जिनके पास समिति में बहुमत था। 8वां पॉइंट, आधी रात की घोषणा। एक चौंकाने वाले कदम में सरकार ने 17 फरवरी की आधी रात को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से महज 2 दिन पहले ज्ञानेश कुमार को नए सीईसी के रूप में घोषित कर दिया। 9वां पॉइंट इसमें है शाह का कनेक्शन। ज्ञानेश कुमार जिन्हें अमित शाह का दाहिना हाथ माना जाता है उनको 2024 के चुनावों की निगरानी के लिए चुना गया जिससे भाजपा का चुनावी प्रक्रिया पर पकड़ और मजबूत हो गई। सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करने से लेकर आधी रात की नियुक्ति तक मोदी और शाह ने दिन दहाड़े सबसे बड़े चुनावी तख्ता पलट को अंजाम दिया। यह बात यहां कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक बड़ा आरोप 9 पॉइंट में, 9 पॉइंट टोटल। और यहां पर सरकार ने कैसे
चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया, यह बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आइए जरा और आगे बढ़ते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा की शुरुआत हुई है, विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है, बजट सेशन की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी और आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी ऐसे नारे लगाए वहां समाजवादी पार्टी के विधायकों ने, क्योंकि कुंभ की बद इंतजामी से लेकर अमेरिका से लौटे प्रवासियों को जिस तरह हथकड़ियों में जकड़कर भेजा गया और मोदी सरकार ने उस पर अमेरिका से नाराजगी तक नहीं जताई, इन सब पर आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने विरोध किया। और उधर पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने कुंभ को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बीजेपी विवाद तो खड़ा करना चाह रही है, लेकिन उसमें भी वो खुद ही फंस रही है। खैर, क्या कुछ कहा है पहले ममता बनर्जी ने, उसे थोड़ा सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बांग्ला में कहा है, लेकिन बात समझ में आ रही है। आप लोगों में से कई सारे साथी बांग्ला अच्छी तरह से समझते हैं, नहीं समझते हैं तो आगे आप सुन लीजिए, आपको अगला जो थोड़ा सा ट्रांसलेशन मैं कर दूंगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि ममता बनर्जी ने इस कुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है, क्यों कहा, सुनिए। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু। यहां आप सुन रहे थे ममता बनर्जी काफी दुखी हैं। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है और बताया है कि मां गंगा का वो भी सम्मान करती हैं, कुंभ में उनकी भी आस्था है, लेकिन इस कुंभ में ठीक से व्यवस्था न होने के कारण लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। अब अगर बीजेपी इस बात पर ममता दीदी को घेरेगी तो फिर उसे प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक तो हुई भगदड़ का हिसाब देना पड़ेगा दोस्तों। और फिलहाल बीजेपी हिसाब देने की हालत में नहीं है, ये आप भी जानते हैं खबरों को कैसे बीजेपी दबाती है। दरअसल बीजेपी को तो केवल सत्ता का हिसाब ही समझ आता है और उसी के मुताबिक वो सारे फैसले करती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का फैसला भी सत्ता सुरक्षित रखने के लिए ही शायद लिया गया है। हालांकि आज रिटायर हुए राजीव कुमार तो नई टीम पर काफी भरोसा जता रहे हैं और उनका मानना है कि अब भारत के लोकतंत्र का नाम पूरी दुनिया में और फैलेगा। लेकिन राजीव कुमार ने आज शेर और शायरी नहीं सुनाई, बहुत अफसोस है। सुनाते हैं, मजा आता है, थोड़ी चर्चा भी आगे हम बढ़ाते हैं। आइए जरा सुन लेते हैं राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा है, या हो सकता है कल रात को जब वो सोच रहे थे कि आज मैं रिटायरमेंट के समय भाषण दूंगा, कुछ मीडिया के लोगों से चर्चा करूंगा, तो लिख नहीं पाए, बेचैन थे शायद राजीव कुमार, इसलिए कुछ दूसरे शेरो शायरी जो लिखे हुए हैं, जिसमें से कुछ इधर से चुराते हैं, उधर से रखते हैं, शब्द इधर से उधर करते हैं, वो नहीं कर पाए, वो समय नहीं मिला होगा। खैर कोई बात नहीं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं मीडिया से चर्चा में राजीव कुमार। ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, डेमोक्रेसी का प्लेस ऑफ वर्शिप है ये भवन। इसने बहुत मेहनत से विरासत इकट्ठी की है 75 साल में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जहां है उससे भी और ऊपर जाएगी। बहुत ही सक्षम हाथों में जा रही है, जो नई टीम है इसको और बहुत ऊपर लेके जाएगी। देश का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत रहेगा, बहुत सुदृढ़ रहेगा, पूरे विश्व में अपनी पताका फहराएगा और लोग याद करेंगे, लोग लेसन्स लेंगे इंडियन डेमोक्रेसी से, इंडियन इलेक्शन से, ऐसी मेरी कामना है। और सबसे ज्यादा इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो वोटर्स का है, महिला वोटर्स का है और पॉलिटिकल पार्टीज का है, जो मेहनत करके एक सबको इकट्ठा रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ऑल द वोटर्स, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, गनीमत है कि राजीव कुमार ने जाते जाते कोई शायरी नहीं सुनाई। बहरहाल ज्ञानेश कुमार और नए निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी के बारे में उन्होंने जो भरोसा दिखाया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार अमित शाह के करीबी समझे जाते हैं। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2029 के चुनावों से पहले बीजेपी ने कोई खेल करने की तैयारी कर ली है? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इधर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष
तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया है। कह रहे हैं कि आम नागरिकों और मतदाताओं की नज़र में चुनाव आयोग विपक्ष के पॉइंटेड सवालों, शंकाओं और शिकायतों का समाधान करने में विफल साबित हुआ है। चुनाव आयोग रेफरी, अंपायर तो छोड़िए, अब ये दर्शक भी नहीं रहा, ये बीजेपी का चीयर लीडर बन चुका है। लोकतंत्र और संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। आपको याद होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन चुनावी इतिहास में चुनाव आयोग ने एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 5 घंटों तक काउंटिंग रुकवा दी थी, रात के 2 बजे तक परिणाम की घोषणा नहीं की थी। ईवीएम पर लोगों को संदेह रहता है, जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम जीतने के बावजूद ईवीएम को हटाएंगे। ये बात यहां पर कही है तेजस्वी यादव ने। बहुत महत्वपूर्ण बात। आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, चुनाव आयोग जो है, लोगों का विश्वास जो है चुनाव आयोग से उठता चला जा रहा है। जो विश्वसनीयता जो चुनाव आयोग की है, वो लोग दिन प्रतिदिन जो है हर चुनाव के बाद खोते जा रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है, जो भी पॉइंटर्स क्वेरीज जो होती है विपक्षों की, कि विपक्ष के सवालों का जवाब दें, संतोष करें, विपक्ष को सेटिस्फाई करें, या और कोई बात होती है, शिकायत होती है, तो उसका हल निकाले, नतीजा निकाले, तो चुनाव आयोग नहीं निकाल पाती है। आप देखिएगा, पूरी तरीके से जब मैच होता है तो 2 टीमों के बीच में मैच होता है, उसमें अंपायर भी होते हैं, दर्शक भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, और खास तौर पे चीयर लीडर्स होती है आजकल। तो अब चुनाव आयोग का जो है वो बीजेपी के चीयर लीडर हो गए हैं, दर्शक भी नहीं बन गए, अंपायर तो दूर की बात है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी का चीयर लीडर के तरह काम कर रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा, बिहार में जब 20 का जो चुनाव हुआ था, तो पहली बार इतिहास में रिजल्ट वाले दिन जो है 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने किया। काउंटिंग को रुकवाया गया, 5 बजे रुकवा दिया गया, हम लोग जीत रहे थे, और रात के 2-2 बजे तक जो है इन लोगों ने डिक्लेयर किया। जो कई सीटों पर बेईमानी हुई, हमारे कई जो जीते हुए प्रत्याशी थे वो कोर्ट भी गए, एविडेंस भी उन लोगों ने पेश किया, लेकिन चुनाव आयोग को कोई लेना देना इस बात का नहीं रह गया। तो ये चुनाव आयोग जो है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये कैंसर की भूमिका निभा रहा है। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। राजीव कुमार जो आउटगोइंग इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है लूजर्स है, और वो हमें। तो यहां आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव साफ कैंसर से लेकर चीयर लीडर तक चुनाव आयोग को कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम भले जीतें लेकिन ईवीएम को खत्म करेंगे। तो आइए दोस्तों, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट में इधर सरकार कल फंसती हुई दिखाई दे रही है, और इस बीच राहुल गांधी की जो गुगली है उससे कैसे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बचेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राहुल गांधी ने जो आज डिसेंट नोट जारी किया है, जिस बारे में राहुल गांधी लगातार चर्चा करते आए हैं, संसद में भी उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बात रखी थी, और आज बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र करते हुए उन्होंने डिसेंट नोट जारी किया है। इन सब से क्या मोदी सरकार घिर चुकी है, और क्या अब यहां से देश का लोकतंत्र मजबूत होता हुआ या कमजोर होता हुआ दिखाई देता है? कैसे बचेगी नरेंद्र मोदी की सरकार, या कैसे मजबूत हो रहा है विपक्ष? ये सब, इन सब की चर्चा करेंगे, और ये भी कि कैसे दिल्ली से लेकर राज्यों तक घिर गई है बीजेपी, और मोदी सरकार का कल की परीक्षा में क्या होगा हाल, ये सब जानते हैं। आइए जरा